शिव घोर पड़े हैं। 5 साल का था जब मैं अपने पापा के साथ मुंबई में आया था। लेकिन कुछ ही महीनों में जब एक रात पापा शराब पीकर घर लौट रहे थे, तब कुछ गुंडों ने उन्हें लूट कर उन्हें चाकू से घोंप दिया। जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया गया। कुछ दिनों बाद एक अंकल आंटी ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद वही मेरे मम्मी पापा बन गए। लेकिन उनका सहारा भी मुझे हासिल नहीं हुआ। और जब मैं 20 साल का था तब एक रात कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाल लिया और पापा का बिजनेस संभाला। 4 साल बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। उसके बाद हमारे घर बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी आरती 6 साल की थी जब मुझे बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। मैं कर्जों तले दब गया। इसी वजह से मैंने अपनी बीवी बच्ची के साथ मुंबई छोड़ी। मैंने मैप में सतारा के पास एक गांव देखा जिसका नाम कजरखेड़ा था। मैं उस गांव में कभी नहीं गया था। वो बस 1000 या 1500 जनसंख्या वाला गांव था। इतने छोटे गांव में कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने उस गांव को चुना था। हम लोग बस में कजरखेड़ा गांव पहुंचे। रात के लगभग 10 बज रहे थे। तब बस ड्राइवर ने गांव के बाहर वाले बस स्टॉप पे गाड़ी रोक दी। मैं मेरी बीवी बच्ची के साथ बस स्टॉप पर उतर गया। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कजरखेड़ा 2 किलोमीटर। मतलब वहां से गांव 2 किलोमीटर दूरी पे था। बरसात का मौसम था। हमने बस स्टॉप पर कुछ देर किसी गाड़ी के आने का इंतजार किया जो हमें गांव तक ले जाए। लेकिन आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वहां से कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी। मुझे डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए। इसलिए मैंने और मेरी बीवी ने चलकर गांव तक पहुंचने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने सारा सामान उठा लिया और हम लोग गांव की तरफ पैदल निकल पड़े। चार 5 मिनट चलने के बाद मुझे दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे धुआं दिखाई दिया। जब मेरी बीवी ने उधर टॉर्च दिखाई तो हमने देखा कि एक 50-60 साल उम्र का आदमी जिसने धोती और कुर्ता पहना था, वह बरगद के पेड़ के नीचे बीड़ी पी रहा था। हम लोग उसके पास गए। भाई साहब, किसके घर जाना है आपको? हमें पास आता देख उस अजनबी आदमी ने हमसे पूछा। जी, हम लोग मुंबई से आए हैं और कुछ दिनों तक इसी गांव में रहना चाहते हैं। हमें यहाँ पर किराए पे कोई घर मिल सकता है? घर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि गांव वालों के पास ही 1-2 कमरे वाले छोटे घर है। वो कहाँ आपको घर देंगे? उसने हमसे कहा। यह सुनकर हम लोग थोड़ा उदास हो गए। तभी वो आदमी बोला, घर तो नहीं है, लेकिन मेरी एक पुरानी कोठी है जो कुछ दिनों से बंद पड़ी है। चाहे तो आप वहां पर रह सकते हैं। उसने मुझसे कहा। मुझे लगा कि मैं कोठी कहाँ से रेंट कर पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा। उस आदमी को मेरी परेशानी समझ आ गई। अरे आप निश्चिंत रहिए, आपको जितना भाड़ा देना है उतना दो, क्योंकि वैसे भी वो खाली ही पड़ी है। 4000 चलेगा क्या? है, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेगा। वैसे आपकी कोठी है कहाँ? ये क्या, इस पेड़ के पीछे। उस आदमी ने कहा। मैंने जरा सा बाजू हट के उस ओर देखा तो वहां पर 2 मंजिला एक पुरानी कोठी थी और वो बरगद का पेड़ कोठी के कंपाउंड वॉल के बाहर था। वो आदमी हमें कोठी में ले गया
उसने हमें बताया कि उसका नाम प्रताप राव है और उसने गांव में 2 मंजिला बंगला बनाया है। इसी वजह से उसने ये कोठी छोड़ी है। उसने अपने पास के चाबी से दरवाजा खोला, हमें कोठी के अंदर बुलाया। कोठी वैसे बड़ी थी, वहां पर बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। दीवार पर प्रताप राव और उसकी बीवी और उसके छोटे बच्चे की तस्वीरें थी। तभी मेरी बीवी ने मुझे हाथ के कोहनी से धक्का दिया और उसे सब बताने का इशारा किया। तब मैंने प्रताप राव को बताया कि मैंने कर्जे के चलते मुंबई छोड़ी है और मैं नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। इसीलिए मैंने उससे कहा कि इस कोठी में कोई रहता है, ये बात वो किसी को ना बताए। प्रताप राव ने हाँ कर दी और हम लोग निश्चिंत हो गए। मैंने प्रताप राव को कुछ पैसे दिए और कल गांव से कुछ ग्रोसरी लाने की रिक्वेस्ट की। प्रताप राव ने इसके लिए भी हाँ कर दी। प्रताप राव ने हमें पूरी कोठी दिखा दी। नीचे एक लिविंग रूम और एक किचन था और दूसरे मंजिल पर 5 बेडरूम थे। कोठी दिखाने के बाद प्रताप राव वहां से चला गया। मैंने और मेरी बीवी ने एक बेडरूम की साफ सफाई की और हमारे बच्चे के साथ बेड पर सो गए। रात के कुछ 3 बजे थे। मुझे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। वह कुछ गा रही थी। तो और मुझे मेरी छाती भी कुछ बारी बारी सी लग रही थी। इसलिए मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो क्या, एक 5-6 साल की लड़की मेरी छाती पर बैठी थी और बड़ी ही बेसुरी आवाज में गाना गा रही थी। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। उसकी आंखें लाल थी, आंखों के चारों ओर काले घेरे थे, दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और बाल लंबे थे। मैं डर गया क्योंकि वह बच्ची कोई आम लड़की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई शैतान बच्चे के वेश में मेरे सामने आया हो। मैं डर गया था। कौन हो तुम? इतनी जल्दी भूल गए मुझे तुम? वह लड़की बेसुरे और फटी आवाज में मुझसे बोली, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा शिव। ऐसा कहकर उसने चिल्लाकर मेरा गला घोटना शुरू कर दिया। मेरी सांसें अटक रही थी। मैं अपना गला उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बच्ची की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। मुझे लगा कि ये मेरा आखिरी दिन है और मैं अब मर जाऊंगा। इसी खौफ से मैंने उस लड़की को जोर से धक्का दिया। वैसे वो उड़कर नीचे गिर गई और मैं हाफते हुए उठ गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो रेंगते हुए बेड के नीचे चली गई। मैं जोर जोर से सांसें लेते हुए हाँफ रहा था। इतने में मेरी बीवी जाग गई। अरे क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हो और आपको इतना पसीना क्यों आया हुआ है? मेरी बीवी ने मुझसे पूछा। मैंने उसे बताया कि एक शैतान बच्ची ने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की है और वो अभी बेड के नीचे छिपी हुई है। यह सुनकर मेरी बीवी भी पहले डर गई। वह धीरे से बेड के नीचे उतर गई और उसने बेड के नीचे झांक कर देखा। यहाँ तो कोई नहीं है। आपने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। क्या? लेकिन अभी तो मैंने उसे बेड के नीचे जाते हुए देखा। मैंने उसे कहा। मैंने बेड के नीचे उतर कर देखा तो सच में वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो सच में मेरा कोई बुरा सपना था, इसीलिए मैं रिलैक्स हो गया और बेड पे सो गया।
दूसरे दिन आसमान दिन भर काले बादलों से ढका रहा और जोरदार बारिश हो रही थी। मैं बेडरूम में बेड पर लेटा हुआ था। मेरी बीवी और बेटी किचन में थी। तभी मुझे किसी छोटी लड़की के गाने की आवाज आने लगी जो मैंने कल रात सुनी थी। कभी जाना रे, जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार वो आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। मैं खिड़की के पास गया। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे खिड़की में जाते ही मुझे बगीचे में खड़ा एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वो गाना गाने की आवाज उसी पेड़ से आ रही थी। कोई उस पेड़ पर बैठ के गाना गा रहा था, लेकिन वो आवाज जानी पहचानी सी थी। वो आवाज उसी छोटी बच्ची की थी जिसने पहले दिन मेरे सीने पर बैठकर मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी मेरी बीवी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। तो मैं खाना खाने के लिए रसोई घर में गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात अपनी बीवी को कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। हम लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ गए थे क्योंकि उस घर में डाइनिंग टेबल नहीं था। मेरी बीवी ने पहला निवाला मेरी बेटी आरती को खिलाया। उसके बाद वो दूसरा निवाला मुझे खिलाने ही वाली थी कि तभी आरती ने मेरी बीवी के हाथ को ढकेला और इस वजह से उसके हाथ में से वो निवाला नीचे गिर गया। शिव से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है। आरती बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? ए डायन, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तू बस मेरे शिव से दूर रहना। आरती ने गुस्से में मेरी बीवी से कहा। मुझे और मेरी बीवी को लगा कि आरती को जलन हो रही है, जैसे हर बच्चे को होती है जब उसके माँ पिता एक दूसरे के साथ होते हैं तो। अच्छा, तो फिर कौन हो तुम? मैं लिली हूँ, शिव की लिली, और शिव सिर्फ मेरा है। आरती ने मेरी बीवी से कहा। यह सुनकर मैं और मेरी बीवी दोनों मुस्कुराए और आरती से बोली, लेकिन शिव तो मेरा है। यह देख आरती का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने मेरी बीवी के हाथ को नाखूनों से नोचा और बोली, डायन, कहा था ना मेरे शिव से दूर रहना। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने आरती को चांटा मार दिया। तूने मुझे मारा? अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर आरती किचन से भाग गई। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।